बच्चों, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है सभी बच्चों का परिश्रम बैच में। आज की इस क्लास के लिए एक बार सभी बच्चे अटेंडेंस लगा देंगे। जय हिंद, जय कॉमर्स। लाइव चैट कमेंट सेक्शन में लिख करके वेलकम एवरीवन। क्या हाल चाल है? ओके, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दुर्गेश होते हैं फ्री में तो मिलूँ में। यहाँ पर बता दीजिए अगर ये नाजिया, यहाँ पर हम लोग आज क्या करने वाले हैं? चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 4 है ना। लेक्चर नंबर 3 में जो काम हम लोग कर रहे थे उस पर भी बात करेंगे। चैप्टर का नाम देख लीजिए। चैप्टर का नाम है उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। जब कंज्यूमर बिहेवियर की बातें हो रही है ना, तो ये हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीट कर रहे थे कि आखिर में कोई भी एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब रहेगा, यदि वो एक वस्तु की स्थिति में देखा जाए। मतलब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। हम लोग ये समझ रहे थे कि एक कंज्यूमर जब एक वस्तु का उपभोग करेगा तो वो संतुलन में कहां पर होगा। उसके लिए एक कंडीशन जबरदस्त है कि सीमांत उपयोगिता लगातार घटती हुई होगी जैसे जैसे हम ज्यादा ज्यादा इकाइयों का उपभोग करेंगे। और दूसरी शर्त यह था कि सीमांत उपयोगिता वस्तु के मूल्य के बराबर जहां पर हो जाएगा। तो ये दो ही कंडीशन आपको ध्यान रखने थे। यहां पर बता दीजिए, अगर किन्हीं बच्चे को टेबल लेने में दिक्कत है तो आप हमसे यहां पर सवाल कर सकते हैं, हम इनका जवाब देने के लिए तैयार हैं। और जिन बच्चों को यहां पर ओके कि मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के से आप कम करते हैं, जब फॉलोइंग टेबल ना होगा, टेबल तूफान कर जाए होगी। तो ये है उस एक वस्तु की अवस्था में उपभोक्ता संतुलन को हम लोग तालिका और रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। ये आपको लिखना होगा टेबल एंड डायग्राम देने से पहले। ठीक है, क्या लिखेंगे आप कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम। ऐसे ही लिखना है, उसके बाद टेबल देना है एंड डायग्राम देना है। तो इसमें किसी को दिक्कत है क्या, एक बार बताएंगे जरा। आप यहां पर क्या कर रहे हैं, एक ही वस्तु को एक के बाद एक ज्यादा से ज्यादा यानी कि इकाइयों को कंज्यूम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप है ना किसी सिंगल कमोडिटी के कंजम्पशन को बढ़ाते हैं, शुरुआत में सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता है क्योंकि वो इंटेंसिटी ऑफ वांट्स पर डिपेंड करता है ना। हमने बताया था पहली क्लास में ही कि उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। तो शुरुआत में जब हमें किसी वस्तु के प्रति ज्यादा भूख लगा है या फिर ज्यादा मुझे जल्दी पाने की लालसा हो रही है, तो उस वक्त उसकी पहली इकाई से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा लिखा हुआ है वैल्यू में। फिर उसके बाद आप कम कर दीजिए, और कम और कम, लगातारी से आप कम करते ही चले जाएंगे। ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे हम सिंगल कमोडिटी को ज्यादा ज्यादा यूनिट में कंज्यूम करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, यानी कि घटते चला जाता है। इसी को हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कह रहे थे। लेकिन अब मार्केट में हर प्रोडक्ट के कुछ ना कुछ प्राइस फिक्स होते हैं, सबके प्राइस होते हैं, फ्री में तो मिलता नहीं बाजार में। तो इसलिए यहां पर एक प्राइस लेकर के हम चलेंगे। अब यहां देखो, थ्योरेटिकली तो हमें समझ आ चुका है कि कंडीशन दो कौन कौन से हैं, कि मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होना चाहिए और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो लगातार डिमिनिशिस होते हुए होगा। तो लगातार तो ये डिमिनिश हो रहा है, घट रहा है। और प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर कहां पर होगा, तो कुछ कंडीशन ऐसे होंगे जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब जरा देखेंगे तो आपको लग रहा है कि 40, 30 और 20 है, जो कि प्राइस की तुलना में ज्यादा दिख रहा है। तो ऐसे केस में आप कहेंगे कि यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है और प्राइस कम है। क्योंकि देखिए यहां पर एक एक करके ध्यान देंगे तो आपको यहां पर पता चला ना कि यहां मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, प्राइस कम। यहां पर भी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, प्राइस कम। यहां पर भी एमयू ज्यादा है, प्राइस कम। तो ये तीन कंडीशंस में ऐसा नजर आया जिसको हमने बोला मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। अब ऐसा अगर सिचुएशन रहता है तो हम क्या चाहते हैं, क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होने का मतलब यहां पर यही है
कि हमें संतुष्टि ज्यादा मिल रहा है जितना हमने प्राइस दिया है उसकी तुलना में। जैसे मान के चलिए कि हमने प्राइस यहाँ पर कितना दिया है 10 रुपया और हमें सेटिस्फेक्शन 40 रुपए के बराबर मिल रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट यूनिट के लिए भी 10 रुपया हमने दिया, लेकिन उससे सेटिस्फेक्शन 30 रुपए के बराबर मिल रहा है, मतलब सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है। नेक्स्ट में भी देखो सेटिस्फेक्शन ज्यादा है और प्राइस कम है। तो ऐसे जब सिचुएशन रहेगा तो कोई भी कंज्यूमर ज्यादा यूनिट कंजम्पशन करना चाहेगा, क्योंकि उसको फायदा लग रहा है। कंजम्पशन करने से उसको क्या लग रहा है, फायदे लग रहे हैं। उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि पैसा हम कम दे रहे हैं और संतुष्टि ज्यादा मिल रहा है। तो ऐसे जब तक सिचुएशन रहेगा तब तक वैसे हालात में वो और भी ज्यादा यूनिट कंज्यूम करना चाहेगा। क्या ये बातें सभी को क्लियर हो गई है? नेक्स्ट में अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम कलर चेंज करते हैं। यहां पर अब देखना कि प्राइस जो है वो 10 रुपये, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी 10 के बराबर है और प्राइस भी हम 10 रुपया दे रहे हैं। ऐसे केस में मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल में है। तो आप यहां पर क्या कहेंगे कि जितना हमने प्राइस चुकाया है हमें सेटिस्फेक्शन उतना मिल चुका, और हर कंज्यूमर यही चाहता है कि कम से कम हम किसी भी कमोडिटी के लिए जितना प्राइस दे रहे हैं उतना तो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। समझ गए? अब मान लो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए हमने 2000 रुपये दिया, तो संतुष्टि भी 2000 यूटिल के बराबर हमें मिलना तो चाहिए ना। हम यही तो चाहते हैं कि मार्केट में हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए जितना प्राइस दे रहे हैं कम से कम उतना सेटिस्फेक्शन जरूर मिले। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिचुएशन, और यही हमारा कंडीशन था कि एमयू जो है वो प्राइस के इक्वल में होना चाहिए। एमयू किसके इक्वल में होना चाहिए? प्राइस के इक्वल में होना चाहिए। ये बातें सभी को क्लियर है तो एक बार चैट में लिखो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन यही था हमारा, आपने देखा है कल की क्लास में। अब फिर से एक बार हम कलर चेंज कर रहे हैं। यहां पर देखेंगे अब सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी हम 10 रुपये प्राइस चुका रहे हैं। क्या ऐसा लेना चाहोगे कि आपको कीमत 10 रुपया देना पड़े और उस वस्तु को खरीदने के बाद आपको कोई भी अच्छा नहीं लगा, मतलब अच्छा लगा ही नहीं, सीधी बात। और फिर से ऐसा हो जाए कि आप 10 रुपया चुका रहे हैं लेकिन यहां पर सेटिस्फेक्शन नेगेटिव मिला, ऐसा लग रहा है कि 10 रुपया दिए और वापस मांग लें है ना, सामान भी रख लें और पैसा भी ना दें, ऐसा लगेगा यहाँ पर। और फिर से यहाँ पर 10 रुपया देने के बाद और भी नेगेटिव यूटिलिटी मिला, जिसका मतलब है कि हम 10 रुपया देकर के सामान प्राप्त किए हैं, लेकिन लग रहा है कि सामान भी रख लें और 20 रुपया और मांग लें एक्स्ट्रा उससे। तो ऐसी हालात यहाँ पर बन रही है। दैट मीन्स कि ये दोनों ही केस में यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, जबकि प्राइस हम 10-10 रुपया चुका रहे हैं। तो यहाँ आप कहोगे कि मार्जिनल यूटिलिटी कम है और प्राइस हम ज्यादा चुका रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में कोई भी कंज्यूमर ज्यादा खरीदारी नहीं करना चाहेगा, बल्कि वो कम खरीदना पसंद करेगा, क्योंकि प्राइस ज्यादा लग रहा है और सेटिस्फेक्शन उतना नहीं मिल रहा। क्या ये बातें क्लियर हैं? तो तीनों कंडीशन आपने समझ लिया है। अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि अगर पहले कंडीशन में है तो कंज्यूमर ज्यादा कंजम्पशन करना चाहेगा, ज्यादा उपभोग करना चाहेगा उसी वस्तु का। अगर यहां पर सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो एमयू और पी बराबर है, तो यहां फुल्ली जो है कंज्यूमर सेटिस्फाई हो चुका है, पूरी तरीके से उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में आ चुका है। और तीसरे कंडीशन में कंज्यूमर कंजम्पशन को बढ़ाना नहीं घटाना पसंद करेगा। क्लियर है ये बातें सबको? सभी को ये बातें क्लियर हैं? तनुजा, विक्रम, क्रिश, और ये तीनों कंडीशन से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज भी पूछा जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं 2 लेक्चर जस्ट होने के बाद, 2 लेक्चर होने के बाद, मतलब आज का लेक्चर और एक कल का लेक्चर नेक्स्ट वाला। उसके बाद एमसीक्यू हम करवाएंगे कंप्लीट, जो भी यूटिलिटी से कहानी शुरुआत हुआ था और कल का क्लास जहां तक चलेगा उससे रिलेटेड पूरे आपको एमसीक्यूज करवाएंगे सेशन। उसके लिए भी तैयार रहना, आप लोग रिवीजन करके आना, ठीक है? इसके 2 लेक्चर बाद। तो यहां पर आप बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, बहुत बढ़िया। एक बार आप लोग डायग्राम से भी देख लो। बहुत सारे बच्चों को क्लैरिटी मिल चुकी है, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी बच्चों को यहाँ पर क्लैरिटी मिलना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले एक्स एक्सिस आप ड्रॉ करना एंड देन वाई एक्सिस, ठीक है जी। अब यहाँ पर यूनिट कैसे रखने हैं, तो एक बार हम अंदाज बेसिस पर रख रहे हैं 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, कुछ भी हमने यहाँ पर सेट कर लिया है। अब जितना गैप यहाँ पर रखा है ना, सबके बीच में स्पेस सेम टू सेम लेकर के चलना होता है, और वही सेम गैप आपको वाई एक्सिस पर भी रखना होगा। अब क्या करेंगे आप, वाई एक्सिस पर आप रखेंगे एमयू को और प्राइस को। प्राइस तो बेचारा हमेशा फिक्स है, लेकिन एमयू देखो 40, 30, 20, 10, 0 ऐसे हो जा रहा है, तो आप 10-10 के गैप से ले सकते हैं यहाँ पर। तो हमने लिख दिया ये 10, आगे कर दिया है 20, यहाँ पर हो जाएगा 30, फिर 40 और 50। लेकिन ये नेगेटिव भी दिखाना आपको जरूरी है, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं -10 और -20। अब मिलाइए जरा कि जब आपको 1 यूनिट कंजम्पशन करने का मौका मिला तो मार्जिनल यूटिलिटी 40 है ना। तो आप कैसे मिलाएंगे इसको, 1 यूनिट यहाँ पर है और मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 40 है ना। एमयू तो वाई एक्सिस पर दिखा रहे ना, 40 पर मिला दिया। अब दूसरी पर देखिए, दूसरी इकाई पर है 30, तो दूसरी इकाई यहां पर है, और इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना पे जाएगा, तो 30 पर जाएगा। ये लो जी, 30 पर गया। अब थर्ड यूनिट कंजम्पशन करेंगे तो कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 20 मिल रहा है। थर्ड यूनिट के कंजम्पशन करने के बाद सेटिस्फेक्शन कितना हो चुका है, 20। और फोर्थ यूनिट देखो यहां पर कंजम्पशन करने पर 10 यूनिट, 10 यूटिल सेटिस्फेक्शन है फोर्थ यूनिट के कंजम्पशन करने पर। और जब 5 यूनिट का कंजम्पशन करते हैं तो 5th यूनिट पर हमें 0 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 5th यूनिट पर 0 सेटिस्फेक्शन। 6th यूनिट पर -10 यहां पर है, ये ले जाकर के आप मिला दो 6th यूनिट पर, ठीक है जी। नेक्स्ट 7th यूनिट पर आपको -20 दिखाना है, तो आप यहां से ड्रॉ कर लीजिए। 7th यूनिट पर सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो आपका -20 होगा, यहां पर मिला दीजिए -20। अब देखो यहां पर आपके एक पॉइंट्स थे, एक यहां है, दूसरा यहां है, एक और यहां पर है, एक यहां पर है, और सबसे लास्ट में एक यहां पर है। इन सभी बिंदुओं को आपस में अगर मिलाएंगे तो आपकी जो रेखा है वो बिल्कुल सीधी ऐसे आते हुए आ जाएगी। अगर थोड़ा बहुत यहाँ हमारा टेढ़ा मेढ़ा जाएगा तो वो इस वजह से, क्योंकि स्केल से हमने नहीं अंदाज बेसिस पर लिया था, है ना। आप लोग स्केल से करना तो सारे पॉइंट्स आपके अच्छे से मिल जाएगा। वैसे भी हमारा पॉइंट सही सही जा रहा है, सब कुछ लगभग लगभग सारा सही है। तो यहाँ पर हमारे जो है ये नाम पड़ जाएगा एमयू, क्योंकि ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की रेखा था। आपने देखा कि पहली इकाई से 40 यूटिलिटी मिल रहा था, दूसरी से 30, तीसरी इकाई पर हमें 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला, चौथी यूनिट पर हमें चौथी यूनिट पर 10 यूटिल्स मिला, पांचवी यूनिट पर 0 यूटिल्स मिला, और छठी यूनिट्स पर जो है हमें -10, और सातवीं पर हमें जो हो -20 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इससे पता चला कि जैसे जैसे हमने कंजम्पशन का लेवल बढ़ाया, कंजम्पशन का यूनिट हमने इधर लिखा है एन से, और मार्जिनल यूटिलिटी और साथ में प्राइस हम लोग लिखेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। अब हमें प्राइस के बारे में जिक्र करना है। प्राइस कैसे दिखाएंगे, तो एक यूनिट पर भी प्राइस 10 है, दूसरी यूनिट पर भी 10, तीसरी यूनिट पर भी 10, यानी कि हर यूनिट पर प्राइस फिक्स है। तो देखो मार्केट में 0 यूनिट परचेज करिए तब भी उसका दाम कितना रहेगा, 10 रुपया। अगर 1 यूनिट परचेज करें तब भी उसका प्राइस 10 रुपया, दूसरी यूनिट खरीदेंगे तब भी 10 रुपया, तीसरी यूनिट खरीदने पर भी 10 रुपया, चौथी इकाई पर भी 10 रुपये, और पांचवी यूनिट खरीदोगे तब भी आप 10 रुपये ही चुकाओगे, छठी यूनिट पर भी 10 रुपये ही चुकाओगे, और 7th यूनिट खरीदने पर भी 10 रुपये ही चुकाओगे। तो सारे जो डॉटेड पॉइंट बने वो इस तरीके से गया। तो यहां पर हम सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, और ये हमारा तैयार हो गया है प्राइस लाइन। इसको क्या बोला जाएगा, तो ये बोला जाएगा प्राइस लाइन। इसको हम पी से डिनोट कर दिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये सीधी वाली रेखा जो नीचे आते हुए था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की रेखा, और ये स्ट्रेट लाइन में जो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये है प्राइस लाइन। दोनों ने एक दूसरे को यहां पर प्रतिच्छेद किया है, तो इसको नाम दे देंगे पॉइंट ई, और ई बिंदु पर क्या हुआ है,
तो मार्जिनल यूटिलिटी वाली लाइन और प्राइस वाली लाइन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, मतलब दोनों बराबर हैं। इसी को बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट, उपभोक्ता संतुलन का बिंदु। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या बोलेंगे इसको हम लोग? उपभोक्ता संतुलन का बिंदु, उपभोक्ता संतुलन का बिंदु। एक बार सभी कोई चैट में बताइए जरा, क्या ये क्लियर है या नहीं? उपभोक्ता संतुलन का बिंदु सभी को क्लियर है यहां पर? सभी को तनिष्का था है एक्स अक्ष और उससे पूरा पूरा नंबर में होगा, तो देखो अभी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। अब टेबल डायग्राम बनाने के बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टेबल डायग्राम बना करके छोड़ देते हैं और उससे पूरा पूरा नंबर नहीं मिलता, कहीं ना कहीं 2 नंबर या 3 नंबर कट जाते हैं आपके, समझ रहे हो? 2 नंबर तो कट ही सकते हैं। एक्सप्लेनेशन वाले जब आप डाल दोगे तो पूरे के पूरे नंबर आपके आ जाएंगे। इसमें क्या करना होता है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको लिखना होगा कि रेखा चित्र में क्या स्पष्ट है। तो हमने लिखा है एक्स अक्ष पर उपभोग की इकाई और वाई अक्ष पर क्या लिखा है, सीमांत उपयोगिता को दिखलाया है। बस यही बात तो बताना है कि एक्स एक्सिस पर उपभोग की इकाई और वाई एक्सिस पर सीमांत उपयोगिता और वस्तु के मूल्य को दिखाया था। चित्र से यह भी स्पष्ट है कि वस्तु का प्रति इकाई कीमत जो है वो स्थिर है, मतलब कांस्टेंट प्राइस है, जैसा कि मान्यता यानी कि एजम्पशंस में बोला था। और वो प्राइस कितना हमने ब्रैकेट करके लिख दिया, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मूल्य रेखा हमने देखा कि एक्स अक्ष के समांतर चला गया है ना। चित्र में जो एमयू रेखा है ये दिखलाता है कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के साथ प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। एमयू वाली लाइन क्या दिखा रहा था, ये एमयू वाली लाइन दिखा रहा था कि पहली इकाई पर 40, दूसरी इकाई पर 30, तीसरी इकाई पर 20, चौथी इकाई पर 10, ऐसे सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या हो रहा था, कम होते जा रहा था। तो वही हमने लिखा यहाँ पर कि एमयू रेखा ये दिखलाता है कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के साथ प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम होते जाती है। उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कौन सा होगा, तो ई बिंदु। उपभोक्ता संतुलन का बिंदु क्या है, ई पर होगा, जहां सीमांत उपयोगिता की रेखा एमयू और मूल्य की रेखा पी दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद मतलब काटते हैं एक दूसरे को, ई बिंदु पर। इसी बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की दोनों शर्तें पूरी भी होती है। बस यहां तक आपको काम कर देना है। सेम पॉइंटर्स हमने इंग्लिश में भी लिखा है कि द एबव टेबल एंड डायग्राम क्लियरली शोज कर रहा है, दिखा रहा है यूनिट ऑफ कंजम्पशन ऑन द एक्स एक्सिस। जो डायग्राम हमारा है उसके ऊपर में एक्स एक्सिस जो है वहां पर हमने क्या दिखाया, यूनिट ऑफ कंजम्पशन, कि कितनी इकाइयां हमने उपभोग किया है, इसको एक्स एक्सिस पर रखा। और मार्जिनल यूटिलिटी हमने दिखाया है वाई एक्सिस के ऊपर में। इट इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट द पर यूनिट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कॉन्स्टेंट। हमारा जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो बिल्कुल फिक्स है, और वो कितना है, 10 रुपीज, हमने ब्रैकेट भी कर दिया है। सो द प्राइस लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसलिए प्राइस लाइन कैसा बना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना। एमयू लाइन जो होता है वो हमारे फिगर में दिखा रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिमिनिशेस, कि मार्जिनल यूटिलिटी लगातार कम होते जा रहा है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अकर्स एट पॉइंट ई, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां पर हो रहा है, पॉइंट ई पर। पॉइंट ई पर क्यों हुआ, क्योंकि एमयू वाली लाइन और प्राइस वाली लाइन दोनों यहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम आर मेट, है ना, एट दिस पॉइंट। तो इसीलिए हम कहेंगे कि यहां पर दोनों के दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। सो इसका अर्थ सही था यही कि हमारा यूटिलिटी वाला लाइन और प्राइस लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है बोथ कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फुलफिल्ड हो रहा है या फिर मीट हो रहा है एट दिस पॉइंट, कि इस बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, इसलिए दोनों शर्तें यहां करके यहां पर पूरी हो रही है। क्या ये बातें सभी को समझ आ गया कि एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले क्या लिखना है कि एक्स एक्सिस पर क्या है, देन वाई एक्सिस पर क्या है, फिर आपको बताना है कि एमयू जो हमारा है और जो प्राइस लाइन है दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया और पॉइंट ई बना जहां इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, और उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट।
क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? जल्दी एक बार बताइए। हाँ, नहीं के बराबर आप, है ना, नहीं है तो करना प्राइस कुछ बस जस्ट ऊपर जो वैल्यू नजर आ जाए होते हैं, होते जाएगा, कहीं ना दिक्कत नहीं। जहां दो कांस्टेंट नहीं, दो 5वीं इकाई पर भी 10 रुपए कीमत चुका। हाँ खुशी, न्यू इन केस ऑफ अ कमोडिटी तो मैं करवा रहा हूं तब भी 10 रुपए ही कीमत चुकाओगे। चलो अब आते हैं फिलहाल यहां पर, आपसे सवाल ऐसे पूछ लेगा, और ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं एमसीक्यूज में, वैसे तो 2 सेशन के बाद कंप्लीट एमसीक्यू ही आएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां पर जवाब दे दीजिए क्या होगा वैल्यू। कह रहा है कि एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्त कौन सी है, यानी कि द कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन इन केस ऑफ अ कमोडिटी। बताइए कंडीशन क्या होगा। हाँ खुशी, न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे अभी, कि हमें ये बैच का तैयारी पहले क्या होगी, MU बराबर प्राइस होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन यहां पर सी वाला सही है। नेक्स्ट, अब हम लोग यहां पर आते हैं एक जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जबरदस्त वाला, इसका जवाब बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। जवाब दे दीजिए, अगर 30% बच्चे भी जवाब दे देते हैं तो मैं समझूंगा कि सही है। सोचिए इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, यदि MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रहा है प्राइस की तुलना में, तो उपभोक्ता क्या करेगा, यानी कि सेटिस्फेक्शन ज्यादा है प्राइस कम है, व्हाट विल बी द कंज्यूमर डू। उपभोक्ता क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में अगर उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, कम करेगा नहीं है तो हाँ जी, बताओ जरा बताओ। तो देखो यहां पर MU ज्यादा है मतलब सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, प्राइस कम है तो ज्यादा मजा आ रहा है, तो इसका मतलब और ज्यादा खरीदना चाहेगा, कम पैसा लग रहा है ना, इसलिए तो वो क्या करेगा, उपभोग कम करेगा नहीं, कंजम्पशन की लेस नहीं करने वाला है, वो उपभोग बढ़ाएगा, यानी कि कंजम्पशन और भी ज्यादा करेगा। ठीक है जी, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। बहुत बढ़िया, डबल जवाब दे दिया भाई आप लोगों ने, हमने सोचा 30%। ये देखो अभी तक का लीडर बोर्ड ये रहा, जो कि अब होगा टू कमोडिटी। हम लोग जो वो थ्योरी पर आते हैं, बाकी MCQs तो चलता रहेगा अपना, क्योंकि आज का लक्ष्य ये है कि हम लोग जो वो इंडिफरेंस कर पहले समझेंगे, जो कि अब होगा टू कमोडिटी के केस में, और एक हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन की सीमांत दर, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में MRS कहते हैं, ये MRS के नाम से जाना जाता है, और जो इंडिफरेंस कर्व है इसको शॉर्ट में हम लोग IC कहते हैं। ठीक है जी, दोनों का बहुत बार शॉर्ट में हम यूज करेंगे, तो ध्यान रखिएगा अभी से ही कि इंडिफरेंस कर्व को यहां पर क्या नाम दिया है, उदासीनता वक्र या फिर इंडिफरेंस कर्व, लेकिन इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। उसके अलावे प्रतिस्थापन की सीमांत दर को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, जैसा आप लोगों ने पहले चैप्टर के अंदर में MOC को समझा था, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, याद है, बिल्कुल वैसा ही ये मिलेगा आपको यहां पर देखने के। अब हमने बात करना है पहले यूटिलिटी के ऊपर में, क्योंकि अप्रोचेस 2 हमने डिस्कस किया था, जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वो भी अच्छा है। देखो एक हमने बताया था गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण, और ये दिया था किन्होंने, तो ये दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। ये किन्होंने दिया था कंसेप्ट, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ठीक है, इसकी डिस्कशन जो है पहले हो चुका था, और अभी जो चर्चा कर रहे थे वो इसी के ऊपर बात हो रहा था, जहां एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन को हम लोगों ने देखा। लेकिन अब आता है क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण, और ये दिया है 2 लोगों ने, एक तो थे JR हिक्स, ठीक है जी, JR हिक्स, और एक का नाम है एलन, RJD एलन नाम था इनका। तो यहां पर एलन और हिक्स कई बार आपको लिखा जाएगा, शॉर्ट में ही लिख देता है हिक्स और एलन। तो ये 2 लोगों ने मिलकर के क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण दिया। इसमें क्या जिक्र करते हैं, इसमें हम ये नहीं बता सकते कि हमें आइसक्रीम खाने से कितना संतुष्टि मिला या फिर सेब खाने से कितनी संतुष्टि मिली, बस हम ये बता सकते हैं कि हमको ज्यादा बढ़िया कौन सा लगा।
हम सेटिस्फेक्शन को नंबर में नहीं बता सकते, हम यूटिलिटी को नंबर में नहीं डिफाइन कर सकते। यहां पर किसके अनुसार, तो एलन और हिग्स के अनुसार किसी भी कमोडिटी से कितनी सेटिस्फेक्शन हमें मिल रही है कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है जी, हम नंबर में मेजर नहीं कर सकते, है ना, कैन नॉट बी मेजर्ड। तो यहां पर आइसक्रीम से कितना सेटिस्फेक्शन मिला नहीं बता सकते, सेब खा करके कितनी सेटिस्फेक्शन मिली नहीं बता सकते, लेकिन ज्यादा बढ़िया कौन सा लग रहा है ये तो जरूर बता सकते हैं। क्लियर है? तो आइए जरा देखें इसको एक बार, यहां पर समझिएगा कि उदासीनता वक्र के बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। डिफिनेशन पर जाने से पहले हम तो टेबल एंड डायग्राम लेने वाले हैं, डिफिनेशन हम बाद में करवाएंगे। ठीक है, पहले यहां पर समझिए कि इसके कई सारे और भी नाम हैं। उदासीनता वक्र तो इसको कह ही रहे हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी में ये वही नाम देख सकते हैं, यधिमान वक्र भी कहा जाता है इसको, अंग्रेजी में वही नाम है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ज्यादा दिक्कत नहीं है। अंधिमान वक्र भी कहते हैं और अधिमान वक्र भी कहते हैं, दोनों नाम है। उसके अलावे सम संतुष्टि वक्र यानी कि आइसो सेटिस्फेक्शन कर्व, ये जो टर्म लगा हुआ ना आइसो, इसका मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, तो इसका नाम है सेम सेटिस्फेक्शन कर्व। अब ये सेम सेटिस्फेक्शन या फिर आइसो सेटिस्फेक्शन कैसे नाम पड़ा है आगे दिखेंगे। तटस्थता वक्र भी इसको कहते हैं और उदासीनता वक्र तो इसको बोलते ही हैं, शुरुआत में ही बोल दिया है यहाँ पे। और एक और नाम है उपभोग संभावना वक्र, कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक वैसे ही यहां पर पढ़ना है कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व। समझ आ गया यहां तक? ये बातें क्लियर हैं सबको? ये बातें क्लियर हैं सबको? तो यहां आपने देखा कि उदासीनता वक्र के बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, अधिमान वक्र, अंधिमान वक्र, समसंतुष्टि वक्र, तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र और उपभोग संभावना वक्र। अब जैसे कि इसका नाम है उपभोग संभावना वक्र, उपभोग की संभावना चेक करेंगे गुड़िया सान्या। तो यहां पर हमने क्या बोला कि कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व जो है इसका नाम है, तो इसका मतलब कंजम्पशन की पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, हम कौन से सामान को कितना कंज्यूम करेंगे और दूसरा सामान कितना कंज्यूम करेंगे। क्लियर ना? मतलब हमारे पास दो सामान है, दो गुड्स है, दो कमोडिटी है, दोनों में से हम किसी एक का ज्यादा यूनिट कंजम्पशन करना चाहेंगे तो दूसरे का कम, ऐसा ही होगा यहां पर। तो आइए जरा देखें इसको टेबल एंड डायग्राम से। और यहां पर सबसे पहले मैं कहां लेकर के चलूं आपको, सबसे पहले एक काम करते हैं, आपको हम यहां पर लेकर के चलते हैं टेबल के ऊपर में। सबसे पहले टेबल देखेंगे, लेकिन जब मैं आंसर इसको पूरा करूंगा तो इसको सीक्वेंस बताऊंगा कि सबसे पहले क्या करने हैं, फिर क्या करने हैं, फिर क्या करने हैं। ठीक है, यहां पर देखेंगे आपको टेबल डायग्राम देने से पहले एक लाइन लिखना होता है, नहीं लिखोगे तो मे भी नंबर कट सकते हैं, फिर से कह रहा हूं इसलिए लिखना जरूरी है। उदासीनता वक्र की धारणा को निम्न तालिका और रेखा चित्र द्वारा समझाया जा सकता है या स्पष्ट किया जा सकता है। लिख देना कि द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम। कि आईसी कर्व जो है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम। क्लियर ना? अब यहां पर क्या क्या लिखना है, पहले तो कॉम्बिनेशन लिखना है, आप चाहें तो यहां पर कंजम्पशन पॉसिबिलिटी भी लिख सकते हैं, उपभोग संभावना भी नाम दे सकते हैं। दूसरा, आप कोई एक्स वस्तु ले लीजिए और वाई वस्तु ले लीजिए, आप यहां पर चाहें तो वस्तु का नाम भी लिख सकते हैं, इधर लिख दीजिए आइसक्रीम, इधर लिख दीजिए सेब, ठीक है, काम चल जाएगा। कोई भी वस्तु का आप नाम लिख सकते हैं। और एक हमको यहां पर एमआरएस निकालना है, जो कि इस वाले टॉपिक को हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में करने वाले हैं, क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि हमारा जो उदासीनता वक्र है वो किस पर निर्भर करता है, उसका आकार कैसा होगा, कन्वेक्स होगा, कनकेव होगा, सीधी रेखा होगा, किस पर डिपेंड करता है, तो उसका नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। अब कहोगे सर यहाँ पर एक्स और वाई क्यों लगा रखा है, तो एक्स और वाई यहाँ पर वस्तु के नाम है। क्लियर ना? जैसे यहाँ पर आइसक्रीम लिख दो, यहाँ पर सेब लिख दो, कुछ भी, तो वस्तु का नाम लिखना है। अब आपके डाउट्स क्या है एक बार मैं देख लेता हूं, अगर डाउट्स रिलेवेंट हैं तो आपके जवाब तुरंत मिल जाएंगे। चौथी यूनिट पर प्राइस कितने समझाने का आपको अगर पीपीटी रहता कि ठीक वाई वस्तु की 12 ही, तो उसको यहाँ अलग नाम होता है, निक नेम बोलना कि सर इंडिफरेंस कर समझ में नहीं आया। ठीक है, हाँ कब है, जो तुम 3 लेक्चर चलेगा अभी, इंडिफरेंस कर्व एक लेक्चर में थोड़ी ना खत्म होने वाला है, जो तुम ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हो।
सर इंडिफरेंस कर्व क्या है? मैंने पढ़ाया ही कब है जो तुम पूछ रहे हो? अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है। वेट वेट प्लीज वेट। अब यहां पर देखो क्या क्या हमें टेबल के अंदर लेना पड़ेगा। सबसे पहले कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे। इसमें से हमने ए बी सी डी ई एफ कुछ भी नाम दे सकते हो। ये थैला का नाम है। क्या है? ये बंडल्स के नाम है। ठीक है जी, ये क्या है? बंडल्स के नाम है ए बी सी डी ई। अब हमने मान लिया है, मेरे मन में आया कि चलो ये वाला सामान 1 इकाई खरीद लेते हैं, हमारी मर्जी। इसको 2 इकाई खरीद लेते हैं, हमारी मर्जी। तो यहां पर अपनी इच्छाओं के अनुसार खरीदारी करना है। अब यहां एक चीज ध्यान रखोगे, इकोनॉमिक्स में हमेशा से अगर कोई एक वस्तु की मात्रा हम ज्यादा खरीदते जा रहे हैं तो दूसरी वस्तु की मात्राएं हमें कम खरीदना होगा। मतलब एडजस्टमेंट करने की बात होगा ना, कि एक हमने मान लो ज्यादा खरीद लिया तो दूसरे को हम यहां पर कम खरीद पाए हैं। अब जिसको हमने कम खरीदा था उसको हम बढ़ा करके ज्यादा लेना चाहते हैं, तो दूसरी वस्तु जो पहले ज्यादा खरीद रहे थे उसको अब कम करना पड़ेगा, और जो कम खरीद रहे थे उसको अगर हम ज्यादा कर रहे हैं तो जो ज्यादा खरीद रहे थे उसको कम करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। अब कितना घटाओगे वो भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इंडिफरेंस कर्व का नेचर जो समझोगे तो एक बात कहा जाता है कि अगर मान लीजिए हमने शुरुआत में y वस्तु की 12 इकाई खरीद लिया, x वस्तु की 1 इकाई, तो किसी को खरीदने के लिए यहां पर किसी का त्याग करना पड़ा क्या? सेक्रीफाइस करना पड़ा? नहीं। इसको भी खरीद रहे थे, इसको भी खरीद रहे थे, किसी को त्याग नहीं करना पड़ा, इसलिए एमआरएस हमारा खाली रहेगा। अब एमआरएस क्या है मत पूछना, अभी 2 क्लास के बाद पूछना, आज मत पूछना कि एमआरएस क्या है। ऐसे हलवा सा टॉपिक नहीं है कि ऐसे फूक दूंगा उड़ जाएगा। 2 क्लास चलेंगे इसके ऊपर, धैर्य रखिए थोड़ा। जब तक आपको समझा करके नहीं जाएंगे तो हम हटेंगे नहीं कैमरे से। नेक्स्ट यहां पर अब ये दूसरी इकाई हमने सोचा कि चलो 2 इकाई ले लेते हैं एक्स वस्तु का। कितनी इकाई? 2। तो हमने एक्स की मात्रा क्या करा? बढ़ा दिया। वाई की मात्रा क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो 12 से कुछ ना कुछ कम कर दो। कोई यहां पर 10 लिख देगा, कोई 8 लिख देगा, कोई 5 लिख देगा। तो हमने क्या किया? यहां पर 8 लिख दिया। 8 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? हमने x की मात्रा कितनी बढ़ाया है? केवल 1 एक्स्ट्रा किया, और उसके लिए हमें y कितना कम करना पड़ गया? 12 से पहुंच गए 8 पर। मतलब कितना इकाई छोड़ा? 4 इकाई। वही 4y पहले लिखना है, जो मात्रा कम की हो ना 4 इकाई, उसको पहले लिखना है। और x की मात्रा यहां पर 1 एक्स्ट्रा बढ़ाया है, वो यहां लिखोगे। समझ आ गया क्या? अब हमें क्या करना है? x की मात्रा यहां पर 1 एक्स्ट्रा फिर से ले लिया, तो हमें y की मात्रा कुछ ना कुछ फिर से घटा देना पड़ेगा। एक की मात्रा बढ़ाया तो दूसरी की मात्रा घटाना पड़ेगा। अब घटाएंगे कितना? यहां पर 8 में से हमने कितना कर दिया? अब 5। मतलब यहां अब कितनी इकाई सेक्रीफाइस हमने किया है? 3 इकाई। लो जी, 3 इकाई हमने कर दिया यहां पे। लेकिन x वस्तु की मात्रा कितना बढ़ा है? 1 एक्स्ट्रा। तो लो, x वस्तु की 1 इकाई यहां पर बढ़ा है, उसको बाद में लिखा गया। फिर देखिएगा, x की मात्रा यहां पर टोटल कर दिया 4। मतलब बढ़ाया कितना? केवल 1 एक्स्ट्रा बढ़ाया है। ये क्या हुआ? तो यहां पर 5 से आ गए 3 पर। मतलब कितनी इकाई कम हुई? 2। तो जितनी इकाई यहां पर क्या हुआ है? आपने देखा 1 एक्स्ट्रा केवल बढ़ाया है। y हमने कितना घटा दिया है? तो यहां पर 5 से आ गए 3 पर। मतलब कितनी इकाई कम हुई? 2। तो जितनी इकाई कम हुई है यहां पर उसको लिख दीजिए पहले, और जितना 1 एक्स्ट्रा यहां पर किए हो उसको लिख दीजिए बाद में। नेक्स्ट फिर से देखोगे, x की मात्रा हमने 4 से कर दिया 5। मतलब बढ़ाया कितना? x की मात्रा केवल 1 एक्स्ट्रा किया है। और y की मात्रा देखो यहां पर 3 से आ गए 2 पर। मतलब y की मात्रा यहां पर कितना कम हुआ? 1 इकाई। और x की मात्रा कितना बढ़ाया? 1 इकाई। तो वही लिखना है पहले, y कितना कम किया है? 1 इकाई। और x कितना बढ़ाया है? 1 इकाई। बात समझ आ रहा है? अब कहोगे क्या सर शुरुआत में यहां पर क्या हमें 4 इकाई ही छोड़ना जरूरी है? तो नहीं, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना इकाई कम करना चाहते हैं। x को बढ़ाने पर y की मात्रा कितना घटाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने यहां पर शुरुआत में 4 इकाई छोड़ दिया है तो अगली बार उससे कम छोड़ना। जैसे 3 इकाई छोड़ा, फिर अगली बार उससे और कम छोड़ना, यानी कि 2 इकाई यहां पर छोड़ा है। देख रहे हो ना? फिर यहां पर कितनी इकाई छोड़ा? मात्र 1 इकाई छोड़ा। तो यहां पर शुरुआत में त्याग ज्यादा हुआ, मतलब 4 इकाई का, फिर त्याग हुआ कम यानी कि 3 इकाई का, फिर त्याग और कम कर दिया, फिर त्याग और कम कर दिया। समझ आया या नहीं? यहां पर मुझे बताएंगे क्या ये बातें समझ आ गई है या नहीं? क्या ये बातें समझ आ गई है या नहीं? अब लिखो जरा,
टेबल में ये जो बातें लिखा हमने, ये समझ आया है या नहीं? इस पर किस है एक्स वस्तु आएगा, अच्छा लगेगा। फिक्स है, हमेशा के लिए फिक्स है नहीं, मैं टेबल लेने, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अब हमें यहां पर ये क्या टेबल ऐसा है फिक्स है, हमेशा के लिए फिक्स है नहीं, मैं टेबल लेने के लिए भी सिखाऊंगा आपको, चिंता मत करो। यहां पर अभी फिलहाल आप ये देखो, इस टेबल के हेल्प से हम डायग्राम कैसे प्लॉट कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक्स एक्सिस ड्रॉ करिए और वाई एक्सिस, यहां पर पॉइंट ओरिजिन है। वाई एक्सिस में आप क्या लिखेंगे, वाई वस्तु का नाम, वाई गुड्स लिख दो, और एक्स एक्सिस पर एक्स गुड्स लिख दो, एक्स वस्तु। अब यहां पर मात्राएं दोनों साइड में लिख रहे हैं, मूल्य कहीं नहीं है इसमें, प्राइस का जिक्र इसमें कहीं नहीं है। एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु की क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पर वाई गुड्स की क्वांटिटी है। इतनी सी बात क्लियर है सबको? इतनी सी बात क्लियर है सबको? क्या बोला हमने कि एक्स एक्सिस पर हमने एक्स गुड की क्वांटिटी रखनी है और वाई गुड्स पे हमें वाई एक्सिस पर रखना है। क्या इतनी सी बात सभी को क्लियर है? हाँ जी, तो मैं आपसे खुद कहूंगा कि ये आपकी जेन्युइन, बेटा डाउट जो होता है ना क्लास फिनिश होने के बाद देखा जाता है, बात समझे? क्लास जब खत्म होने पर होगा तो मैं आपसे खुद कहूंगा कि ये आपके जेन्युइन डाउट थे, इनके जवाब ये होंगे, और मेरे चले जाने के बाद आपको डाउट का जवाब जरूर मिलता है। ये लाइव क्लासेस में पढ़ाने के लिए आया होता हूँ, उसका पूरा पूरा फायदा लीजिए। क्लास के बाद डाउट रहेंगे ना, तो डाउट सॉल्व करने के लिए हमारी टीम पूरी जवाब आपको भेज देगी आप तक। समझ पा रहे हो या नहीं? तो टीचर्स आते हैं, उनका प्राइमरी वर्क होता है लाइव क्लासेस, लाइव, बात समझ, 2 घंटे से ऊपर आ गया है कि समझ पाए? तो एक बार उस चीज को बता चुके होते हैं तो तुम्हारा काम नोट टू। चलिए डायग्राम लेने के लिए सीखिए। यहां पर पहले डायग्राम में पहले आपको क्या आ जाएगा, पहले यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, और वाई एक्सिस में देखोगे तो वाई गुड्स की क्वांटिटी जो है ना, उनमें सब में गैप एक जैसा नहीं है। जैसे यहां पर 12 से 8 के बीच में 4 का गैप आ गया, अगली बार 3 का गैप आ गया, तो गैप में गड़बड़ी है। लेकिन यहां पर बार बार 1 का गैप था, इसलिए हमने तो आसानी से ले लिया एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में एक जैसा गैप नहीं है वाई गुड्स के अंदर, तो क्या करेंगे, सबको एक समान लाने के लिए हम देखते हैं 2 से कट रहा है ज्यादातर संख्याएं या 3 से, तो 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 3 संख्या कट गया हमारा, मतलब मैक्सिमम हमारे नंबर्स 2 से कट जा रहे हैं। तो 2 2 की गैप लेते हुए आप इधर बना लो, तुरंत बन जाएगा डायग्राम, 2 4 6 8 10 करके। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। और प्लीज घबराइए मत, यहां पर मैं आया हूं ना तो एक एक सेकंड आपको पढ़ा करके जाऊंगा पहले, उसके बाद डाउट रह जाएगा, क्लास के एंड में आपके डाउट चेक कर लेंगे। तुम लोग टाइम बचने देते ही नहीं हो, अनाप शनाप चीजों में जो बहका करके रखोगे इधर उधर, सर मेरे डाउट, सर मेरे डाउट। क्या मैं पढ़ा नहीं रहा हूं? सीख रहे हैं एक एक तो यहां पर पहले एक इकाई पर मिला दीजिए, एक से मिलाइए कि इसको 12 को, कि जब हम एक इकाई खरीद रहे हैं एक एक्स वस्तु का, तो वाई वस्तु का 12 इकाई खरीद रहे हैं। तो एक्स वस्तु इधर है ना, इसकी एक इकाई लिया, तो वाई का 12 लिया है, यहां पर आएगा इसके सामने ये। समझ पा रहे हो? आप चाहें तो यहां से डॉटेड लाइन खींच सकते हैं। अब हर बच्चा पूछते रहता है क्या सर डॉटेड लाइन खींचना जरूरी है? जरूरी नहीं है भैया, हमें जरूरत है तो इस पॉइंट का जरूरत है, ठीक है, इस पॉइंट का जरूरत है, हमें ये डॉटेड लाइन का जरूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन आपको दिमाग में लंबे समय तक रखने के लिए डॉटेड लाइन खींच लेते हैं, हमको जरूरत है इस वाले पॉइंट से। समझ पाए? फिर 2 इकाई पर यहां पर 8 मिला दीजिए, एक्स की मात्रा 2 है और वाई की मात्रा कितनी है 8, तो 2 और 8 को मिलाएंगे जरा यहां पे, ये लो जी, ये रहा दूसरी इकाई। तीसरी इकाई पर 3 इकाई इसका है, 5 इकाई इसका है, तो x की मात्रा है 3, y का मात्रा है 5। अब 5 तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि इधर 2 2 से गैप से लिए थे ना,
तो 4 और 6 के बीचों बीच में 5 आएगा। हाँ जी, इससे मिला दो आप, समझ गए। तो यहां पर हमारा ये तीसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखोगे, फिर जब 4 इकाई ले रहे हैं एक्स वस्तु का, तो वाई का ले रहे हैं 3 इकाई। 4 इकाई एक्स वस्तु का और वाई वस्तु का 3 इकाई। 3 कहां पर होगा? 2 और 4 को बीचों बीच में होगा। आप यहां से मिला दो इसको, आप यहां से इसको मिला दिए, क्लियर ना। और नेक्स्ट टाइम ये 5 और ये 2, 5 और 2, तो यहां पर 5 मिलाइए, एक्स वस्तु पर 5 और वाई वस्तु का कितना है? तो 2 है। वाई वस्तु का कितना है? तो 2 है। ये लो जी। अब सभी पॉइंट्स के नाम आप दे सकते हैं, जैसे कि यहां पर नाम दिया हुआ है ए बी सी डी ई। एक्स वस्तु की 1 इकाई, वाई 12 इकाई, है ना। तो एक्स वस्तु की 1 इकाई, वाई 12 इकाई, नाम ए था। ऐसे ही यहां पर नाम बी होगा, अगला नाम सी, डी, ई। अब सभी पॉइंट्स को आपस में मिला दीजिए। ये जो लाइन बना है इसका नाम है इंडिफरेंस कर्व। अब ये बताता क्या है, डेफिनेशन में देखेंगे तो क्लियर पता चलेगा, लेकिन डायग्राम में ये चीजें क्लियर हो रहा है ना कि बना कैसे है। ये बिल्कुल बना कैसे है। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, मतलब मूल बिंदु। ये क्या है? पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब ये डायरेक्ट आप बोल सकते हैं ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन बोल दो, यानी कि मूल बिंदु। ये क्या है? मूल बिंदु है, ओरिजिन जिसको बोलते हैं। अब ओरिजिन के साइड में लग रहा है कि धंस गया है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्स। तो लिखा जाएगा यहां पर मूल बिंदु की ओर उत्तल, मूल बिंदु की ओर उत्तल। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। है ना। अब यहां पर देखोगे क्या कि एक्स वस्तु की 1 इकाई ले रहे थे, तो वाई का कितना? 12 इकाई। यहां पर संतुष्टि कितना था? उतना ही था संतुष्टि जितना कि यहां पर है। उतना ही संतुष्टि यहां पर भी है, उतना ही संतुष्टि यहां और यहां पर भी है। मतलब एक उदासीनता वक्र ये जो बना है, जिसको पॉइंट में ए बी सी डी ई बोला गया है, इनके हर एक पॉइंट पर कंज्यूमर के लिए सेम सेटिस्फेक्शन मान लिया जाता है। भले ही एक्स वस्तु की मात्रा यहां पर 1 इकाई और यहां पर 12 इकाई है, लेकिन यहां पॉइंट बी पर देखोगे तो एक्स वस्तु की मात्रा 2 इकाई हो गया और वाई की मात्रा 8 इकाई हो गया। मतलब वाई की मात्रा कम हुआ और एक्स की मात्रा बढ़ गया। फिर भी जितना संतुष्टि यहां था उतना ही संतुष्टि यहां पर भी है। संतुष्टि की बात कर रहे हैं, मात्रा तो एक्स का बढ़ा है, वाई का घटा है, लेकिन संतुष्टि माना जा रहा है कि यहां पर जितना संतुष्टि था कंज्यूमर को अभी भी यहां पर उतना ही संतुष्टि मिल रहा है। ऐसे ही जब x की मात्रा फिर से बढ़ाया तो आ गया पॉइंट सी पर, तो x की मात्रा बढ़ गया, लेकिन देखोगे y की मात्रा अब कितना हो रहा है? मात्र 5, जो कि 8 था पहले। तो अब y की मात्रा कम हुआ, x की मात्रा बढ़ गया, लेकिन जितना संतुष्टि यहां पर था और यहां पर था उतना ही संतुष्टि सी पर भी मिल रहा है, और फिर पॉइंट डी और ई पर भी उतना ही संतुष्टि मिल रहा है। मतलब हर पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम है। यही है उदासीनता वक्र। कि उदासीनता वक्र एक ऐसा वक्र है जो एक्स वस्तु और वाई वस्तु यानी कि दो वस्तुओं के अलग अलग संयोगों या कॉम्बिनेशंस को दिखाता है। संयोग को बोलते हैं कॉम्बिनेशंस, जैसे पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन, चौथा कॉम्बिनेशन, पांचवा कॉम्बिनेशन। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये बातें क्लियर हो गई क्या? अगर यहां पर देखोगे डेफिनेशन में जाकर के, अब तो डेफिनेशन में भी वही बात लिखा गया है कि एन इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व दैट शोज, जो दिखलाता है द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और पॉसिबिलिटीज। कॉम्बिनेशंस भी बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज भी बोल सकते हैं, जो कि ए बी सी डी ई के नाम से दिया था। अब कॉम्बिनेशन कितने गुड्स का था? ऑफ 2 गुड्स दैट यील्ड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यील्ड की जगह पर आप लिख सकते हैं दैट गिव, है ना, जो देता है सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। कि जितने भी बंडल्स थे ए बी सी डी ई, 5 बंडल था, उन 5 बंडलों से कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब उनमें से कोई भी बंडल कंज्यूमर खरीद सकता है। ठीक है जी।
देयरफॉर एन इंडिफरेंस कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एन आइसो इंडिफरेंस कर्व। इसलिए बोला गया था इसको आइसो इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि इसके हर बंडल से कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। तो उदासीनता वक्र वो वक्र है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों या संभावनाओं को दिखलाता है जिनसे उपभोक्ता को समान स्तर का संतुष्टि प्राप्त होता है, इसीलिए इसको हम लोग सम संतुष्टि वक्र नाम देते हैं। अब जरा बताओ इसमें क्या दिक्कत परेशानी है, अब बताइए जरा इसमें क्या दिक्कत परेशानी है आपको। क्या इंडिफरेंस कर्व की बातें समझ में आया कि ये दो वस्तुओं के बारे में बात करता है, इनके दो वस्तुओं के बारे में यहां पर अलग अलग कॉम्बिनेशंस या अलग अलग बंडल्स को दिखाया। जैसे एक्स वस्तु की अगर एक इकाई ले रहे हैं तो वाई 12 ले रहे हैं, कंज्यूमर कह रहा है हमको मजा आ गया मजा आ गया। फिर यहां पर दो लिया एक्स वस्तु का, इसका लिया 8, तब भी कह रहा है उतना ही मजा आया। यहां पर 3 इकाई ले लिया एक्स का और वाई का 5, तब भी कह रहा है उतना ही मजा आया। तो हर जगह पर उसके सेटिस्फेक्शन सेम है, भले ही वो उसकी मात्रा किसी का बढ़ रहा है किसी का घट रहा है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके सेटिस्फेक्शन सेम है। ठीक है जी, क्योंकि एक का बढ़ा रहे हैं दूसरे का घटा रहे हैं, लेकिन जो पीपीसी था याद दोनों सेम लग रहा है, तो अभी पढ़ लो फिर बताएंगे कि दोनों। रवि कह रहा है दोनों सेम लग रहा है सर, पीपीसी और आईसी दोनों सेम लग रहा है, तो अभी पढ़ लो फिर बताएंगे कि दोनों सेम क्यों लग रहा है आपको। दोनों सेम इसलिए लग रहा है क्योंकि एक का बढ़ा रहे हैं दूसरे का घटा रहे हैं, लेकिन जो पीपीसी था याद करो वो प्रोडक्शन से रिलेटेड बात है, नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उसका नाम क्या था? प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन के सेक्टर में था, ये कंजम्पशन के सेक्टर में है। दिक्कत है परेशानी यहां पर है आपको, वो पीपीसी प्रोडक्शन से रिलेटेड बातें कर रहा था कि एक का प्रोडक्शन ज्यादा करोगे दूसरा प्रोडक्शन कम होगा। ये इंडिफरेंस कर्व है, ये कहता है कि एक ज्यादा खरीदारी करेंगे तो दूसरा खरीदारी कम कर पाएंगे, ये है इंडिफरेंस कर्व। तो पीपीसी प्रोडक्शन से रिलेटेड था, है ना, और ये इंडिफरेंस कर्व कंजम्पशन से रिलेटेड है। दोनों में फर्क समझ में आ गया? दिख कहां रहा है ग्राफ में? ठीक है जी, नेक्स्ट तक आपके कोर्स बिल्कुल धीरे 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 बोलते हैं इनको, नाम एजवर्थ है ना, एक ही डायग्राम उसको 10 बार समझाने पड़ेंगे कभी कभी। चलो अब इनकी क्या क्या एजम्पशंस हैं उससे पहले जान लेते हैं कि इसको सबसे पहले दिया किसने था। तो एजवर्थ नाम के एक इंसान ने दिया था जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है जी, अब इसको हिंदी इंग्लिश क्या मैं पढ़ूंगा, नाम एजवर्थ है, इंग्लैंड के रहने वाले, इसको भी तुम कहोगे सर इंग्लिश से पढ़ो, तो नाम इंग्लिश में भी वही होगा। ये इकोनॉमिक्स कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के, यानी कि इंग्लिश इकोनॉमिक्स बोलते हैं इनको। इनका नाम क्या था? एजवर्थ था। हिंदी में भी वही चीज, इंग्लिश में भी वही चीज। ये कब जो है वो थ्योरी को दिए? तो 1881 में दिए थे, है ना। अब इसी चीज को जे.आर. हिक्स और आर.जे.डी. एलन ने आगे बहुत डिटेल कवर किया, मतलब दिया था शुरुआत में कंसेप्ट एजवर्थ ने, और उस चीज को डिटेल किया दो लोगों ने, जे.आर. हिक्स और आर.जे.डी. एलन ने। समझ गए? तो शुरुआती जो देन था वो एजवर्थ का था, बाकी दो लोगों ने आगे यहां पर एक्सप्लेन डिटेल में किया था, आर.जे.डी. एलन और हिक्स ने। मान्यता वही है, शुरुआती मान्यता जो कल की क्लास में यानी कि पिछले क्लास में देखे थे कि कंज्यूमर रैशनल है। एक ही बार दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए, जहां रैशनल लिखा रहे समझ जाना वो बढ़िया कंज्यूमर मान लो, जिसको पता है अपना डिसीजन कैसे लेना है, कौन सी वस्तु ज्यादा खरीदना है कौन सी वस्तु कम खरीदना है, सब कुछ उसको पता है, उसी को बोलते हैं रैशनल कंज्यूमर, समझदार आदमी। और ये चाहता क्या है? टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज अवेलेबल इनकम, कि उसके पास जितना भी पैसे उपलब्ध हैं उसी से वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, उपभोक्ता यहां पर कितनी वस्तु का उपभोग कर रहा है? दो वस्तुओं का। कंज्यूमर वांट्स टू कंज्यूम ओनली 2 गुड्स। ठीक है जी, 2 गुड्स का कंजम्पशन करना चाहता है। यहां पर ऑल दी गुड्स यानी कि 2 गुड्स हैं, तो दोनों गुड्स ये यहां पर कंज्यूमर कंज्यूम करना चाह रहा है, और इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में भी, यानी कि विच कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स या फिर स्मॉलर पार्ट्स, जिसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके भी कंजम्पशन कर सकते हैं। समझ आया? यहां पर ये बात समझ में आई। पहले चीज बोला कंज्यूमर रैशनल है, दूसरा बोला 2 गुड्स का कंजम्पशन करेंगे, ये मान्यता है, और तीसरा बोला यहां पर कि दो जो गुड्स हैं
उसके स्मॉलर पार्ट्स हो सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स में, छोटे छोटे पॉइंट्स जो पार्ट्स हैं वो कंज्यूम किया जा सकता है। मान लो कि हमको लेने का मन किया दाल 100 ग्राम, ले लो जी 100 ग्राम दाल। हमें मन किया कि नहीं आइसक्रीम जो हो एक ले लो एक आइसक्रीम। तो ऐसा मतलब है कि वस्तु को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके ले सकते हैं, दोनों गुड्स का। फिर बोल रहे हैं कि यहां पर उपयोगिता जो है ना वो क्रमवाचक माप लिया गया है, मतलब ये ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को फॉलो कर रहा है। यहां पर यूटिलिटी किससे कितना मिल रहा है ये नहीं बता सकते। जैसे एक्स गुड्स को कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है नहीं बता सकते, वाई गुड्स को खाने से कितना सेटिस्फेक्शन मिला नहीं बता सकते, लेकिन हमको ज्यादा कौन सा लेना है ये बता सकते हैं। और जिसको ज्यादा लेने का मन कर रहा है इसका मतलब उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, तभी उसको ज्यादा खरीद रहे हैं हम। क्लियर ना? उपभोक्ता को यानी कि कंज्यूमर को इस बात की जानकारी है ना, कंज्यूमर इज अवेयर ऑफ वेयर अ पर्टिकुलर आइटम इज अवेलेबल एंड एट अ व्हाट अ प्राइस, कि कौन से दाम में कहां पर कौन सा सामान मिल रहा है, सब कुछ उसको पता है। मतलब कंज्यूमर जो अवेयर है इस बात से, कंज्यूमर को इस बात की पूरी जानकारी होती है कि कौन सी वस्तु कहां मिल रही है और कितने प्राइस में मिल रही है। नेक्स्ट देखोगे, अब यहां पर बोला आपके लिए कि कंज्यूमर प्रेफर लार्ज क्वांटिटी। कंज्यूमर किस चीज को पहले देखेगा कि ज्यादा मात्रा हम किसका ले पा रहे हैं। अगर किसी एक गुड्स की क्वांटिटी ज्यादा उसको मिल रहा है तो उसी को वो लेना चाहेगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो अगर क्वांटिटी परचेज करता है तो वो अपने आप को ज्यादा अच्छा फील कर रहा है, ऐसा समझ लो। सो उपभोक्ता की कम मात्राओं की तुलना में वो अधिक मात्राओं को अधिक उपयोगी समझ करके अधिक पसंद करने लगता है, कि जो ज्यादा मिल जाए वही बढ़िया। जैसे आप लोग बाजार जाते हो ना, कोई दो सामान खरीदना है तो जो ज्यादा मिल जाए वही आपको ज्यादा बढ़िया लगने लगता है, कि कम से कम दाम में ये ज्यादा मिल गया, है ना, खुशी खुशी घर लौट आते हैं। यही चाहता है यहां पर भी ये कंज्यूमर। तीसरे पॉइंट में क्या बोला था कि ऐसी वस्तुएं जिसको छोटे छोटे हिस्सों में ले सकते हैं। अरे जैसे आपको लेने का मन किया 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, छोटे छोटे मात्रा में ले सकते हैं आप। समझ गए? जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा पीस या पूरा पूरा बड़ा हिस्सा खरीद लिया आपने। जैसे होता है ना, कॉपियां बंडल में आती है, मान लो 12 कॉपियां एक साथ में आती है, तो 12 कॉपियां तुमको नहीं खरीदना है, एक कॉपी खरीदना है, खरीद लो एक कॉपी। तो यही ऐसा यहां पर बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि थोक में वो खरीद रहा है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में भी खरीद सकता है। चलिए, लास्ट बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको कल की क्लास में कवर किया जाएगा। घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर पर आधारित है। अब इसका क्या मतलब है? कह रहा है कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। यहां पर इसका मतलब है कि एमआरएस कम होते जा रहा है। अब एमआरएस कम कैसे होते जाएगा देखो जरा यहां पे, देखो जरा यहां पे, यहां हमने टेबल में भी समझाया था उस चीज को, टेबल में से ही देख लो। हमने यहां पर लिया है 1 इकाई x का, तो y का कितना है 12। अब हमने यहां पर किसी का सेक्रीफाइस किया क्या? नहीं ना, तो इसलिए खाली छोड़ दिया यहां पे। लेकिन जैसे ही x की क्वांटिटी बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया है जरा ध्यान से देखिए, तो यहां पर 1 से बढ़ा करके 2 कर दिया, मतलब बढ़ा कितना? 1 बढ़ाया ना। तो समझने के लिए हम यहां पर लिख रहे हैं +1, हटा देंगे इसको बाद में। लेकिन y का जो हम पहले 12 खरीद रहे थे, अब हमने इसको घटा दिया है और घटा करके कर दिया 8। तो कितना इकाई घटाया? घटाया इसलिए समझ में आ रहा है तो माइनस में लिख दो। कितनी इकाई घटा दिया है? 4। ऐसे देखो, x की मात्रा 2 से कर दिया 3, तो कितनी मात्रा बढ़ा है? 1। लेकिन y का देखो 8 से आ गए 5 पर, तो कितनी इकाई कम हुआ? 3 इकाई कम हुआ। तो एमआरएस क्या हुआ? यहाँ पर कम होते जा रहा है, क्योंकि एमआरएस पहले कितना था? 4:1। फिर कितना बना? 3:1। कहां से दिख रहा है? ये देखो, 4:1, 3:1, 2:1, 1:1। तो एमआरएस क्या होते गया? 4, 3, 2, 1, कम होते गया ना। इसी को यहां पर बोल रहे हैं कि एमआरएस क्या होते चला गया? 4, 3, 2, 1, लगातार एमआरएस कम होते जा रहा है। इसी वजह से ये कैसा बना था? कन्वेक्स बना था। इस चीज को डायग्राम में भी देख सकते हैं आप। यहां पर शुरुआत में था ना ये वैल्यू 12, वाई वस्तु की मात्रा, और 1 इकाई एक्स वस्तु की मात्रा यहां पर था। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे ही अब एक्स वस्तु की मात्रा 1 से कर देते हैं 2, ठीक है जी, 2 कर दिया हमने, 1 से कितना कर दिया? 2। तो y का कितना हम लेने लगे हैं? 8 इकाई। तो देखिए जरा, y पहले कितना था? 12, और अब कितना हो गया? 8। मतलब यहां पर कमी आया ना y में,
12 से घट गया 8 में आ गया, तो कितना इकाई कम हुआ, 4 इकाई। समझने के लिए माइनस में 4 लिख देते हैं, समझने के लिए लिखे हुए, माइनस में जरूरी नहीं लिखना, सिर्फ समझने के लिए। माइनस में लिखने से पता चल जाए कि 4 इकाई कम हुआ है, अगर ज्यादा होता तो प्लस में दिखाते। तो 4 इकाई यहां पर वाई की मात्रा क्या हुआ है, कम। और एक्स की मात्रा यहां पर कितना बढ़ा है, 1 से बढ़कर के 2 हो गया, मतलब बढ़ा कितना, केवल 1। ऐसे ही देखो, अगली बार 2 से कर दिए 3, तो यहां पर बढ़ा कितना, 1 एक्स्ट्रा। लेकिन y जो पहले 8 था, अब घट करके कितना हो गया, 5। मतलब y में कितनी की कमी आई, 3 इकाई का। तो देख रहे हो यहां पर एमआरएस पता चल रहा है ना, कि पहले 4 था फिर 3। जैसे ही x की तरफ बढ़ेंगे फिर से यहां पर पता चल रहा है कि 5 से आ गए हम सीधा कितने, 3 पर। 5 से आगे कितने पर, 3 पर, मतलब यहां पर त्याग कितने का हुआ है, 2 का। तो यही चीज आपको यहां पर समझना था कि जैसे जैसे हम x की तरफ बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा इकाई लेंगे, तो y की मात्रा कम करते जाएंगे हम। लेकिन y की मात्रा शुरुआत में हम कितना कम कर रहे थे, 4 इकाई, है ना। शुरुआत में कितना कम किए, 4 इकाई। उसके बाद कितना कम कर दिए, 2 इकाई, फिर 1 इकाई। तो ऐसे त्याग की मात्राएं यहां पर कम होती चली गई हैं। क्या ये बातें क्लियर हुआ। क्या यहां से कंट्रोल कर दें इसको, और फायदे नहीं जमसन्स में चाहिए, सिर्फ 1 kg क्या कर दिए, यहाँ पर सेम माना जा रहा है। क्या क्लियर हुआ है, अब बताओ। मात्रा रहेगा, मात्रा मात्रा रहेगा, मात्रा मात्रा, मूल्य कहीं बोला मैंने, दोबारा से लेक्चर उल्टा करके देख लेना, कहीं पर भी मैंने मूल्य बोला क्या। एक है आपको केजी में नहीं खरीदना हमको, तब सेम है। थर्ड एजम्पशंस मैंने क्लियर कर दिए कि छोटे छोटे टुकड़ों में आप खरीदारी कर सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़े मतलब नहीं समझ में आया। अरे भाई साहब, हमारे पास मान लो कोई कौन सा सामान ले लें जिसको आप छोटे छोटे हिस्सों में ले सकते हैं। मान लो कि केजी के हिसाब से लोग दाल परचेज करते हैं, ठीक है जी, इसमें समझना जरूरी है, जल्दी समझ में आ जाएगा। 1 kg दाल लोग लगभग केजी में खरीदते हैं, लेकिन किसी को केजी में नहीं खरीदना हमको, तब हमें केजी में नहीं खरीदना, क्या करें हम, तो हम यहां पर इसकी केवल और केवल ऐसा ले सकते हैं कि ठीक है जी, हमको 500 ग्राम ही दे दीजिए। समझ आया। हमें चलो ये भी नहीं चाहिए, हमें 250 ग्राम दे दीजिए केवल। चलिए हमको ये भी नहीं चाहिए, हमको केवल 100 ग्राम दे दीजिए। मतलब हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी वस्तु की मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 kg का पूरा पैकेट है तो 1 kg ही खरीद लेंगे हम, उसमें से 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम भी परचेज अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में खरीदने का यहां पर यही अर्थ है कि कंज्यूमर अपनी मर्जी का मालिक है, वो अपने तरीके से डिसीजन ले सकता है किसी भी वस्तु की ज्यादा मात्रा लेना है या कम लेना है, कितना ज्यादा कितना कम वो भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि पूरा पूरा ही ले जाओ बोरी जी, दुकानदार ऐसे जबरदस्ती नहीं करेगा आपसे कि 25 kg का ये चावल है, मैंने बोला बोरी है, पूरा ही ले जाओ, नहीं। हमको अगर 1 kg चावल लेना है तो 1 kg ही निकाल करके देगा हमको। यहां पर ए एज्यूम किया जा रहा है, जैसे चावल के बोरियां होती है ना, मान लो 25 kg का ये बोरी है, अब इसमें 25 kg हमको नहीं चाहिए, हमको कितना चाहिए, सिर्फ 1 kg, तो हम ले सकते हैं उससे। तो छोटी मात्रा में कम मात्रा में ले पाए या नहीं, यही चीज यहां पर मान्यता में बोला गया था तीसरे एजम्पशंस में, सेम है। इसलिए अभी से मैं आगे तक पढ़ाइए, बीच में जो है डाउट्स ओपन मत करिए, देन नो प्रॉब्लम। अच्छा लगे या बुरा लगे आपको, जो भी लगे, बट बात ये सही है, जो रियलिटी है वो रियलिटी भाई। बात जरा ध्यान से सुन लो, बात जरा ध्यान से सुन लो। अभी आपकी मई तक की क्लासेस स्लो चलती हैं, ठीक है जी, धीरे धीरे चलती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि बहुत स्लो चलवा दो आप लोग, मई तक हम लोग खुद ही धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है जी। हर बच्चे का लेवल को उठाने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे। मेन पॉइंट यहीं पर आता है आपका कि अभी आप टीचर्स के अनुसार नहीं चलोगे तो बाद में आपको टीचर्स के अनुसार चलने पर मजबूर होना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, उस समय आप बहुत पीछे चले जाओगे और टीचर्स का लेवल यहाँ पर रहेगा फिर। इसलिए अभी से मैं आपके हाथ पकड़कर इसके चलने की कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे हो। टीचर्स का प्राइमरी काम होता है आपके क्लासेस को लेकर के चलना, ये हमारा प्राइमरी क्लास, प्राइमरी चीज होता है हमारा लाइव क्लास, ठीक है जी। सर आपने तो बोला था डाउट्स कभी भी पूछो, हाँ जी पूछा,
और हमने बोला भी है ना, हर समय हम लोग यही कहते हैं कि आप डाउट्स कभी भी पूछ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर्स ही आपके डाउट सॉल्व करते रहे। यहां पर हम लोग डाउट्स कब सॉल्व करेंगे, जब हम लोग स्पेशल एक डाउट सेशन लगाएंगे, है ना, उस दौरान। लेकिन यहां पर जो डाउट्स पूछ लेते हो, अगर हमारे पास समय बचता है तो हम आपके डाउट्स का जवाब तुरंत दे देंगे, और समय नहीं बच पा रहा है तो ये हमारा प्राइमरी काम यहां पर नहीं है। प्राइमरी काम आपके फिर डाउट्स सॉल्व कर दिए जाएंगे। हमारी टीम में बहुत सारे लोग आपके डाउट देखते रहते हैं। और 24 अब मन में आ रहा है कुछ ऐसा, आप लोग बचने ही नहीं दे। डेफिनेशन देने के बाद आपको दूसरा, आप लीजिए क्लास में ही, सर आप तुम्हारा नाम लेकर के ना जवाब देंगे तब तक तुम मानोगे ही नहीं, है ना। स्टेप देख लीजिए, स्टेप देख लीजिए क्या क्या रहा। एमआरएस की क्लासेस यहां पर चलती रहेगी अभी आपकी, एमआरएस की चिंता नहीं करना है। एमआरएस अभी भी बताया, अगले क्लास में भी बताएंगे, उसकी चिंता मत करिए। स्टेप देख लो, पहले फोकस करो। आपको सवाल ये पूछता है, आपको सवाल ये पूछता है, जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करवाएंगे ना, उस समय तुमको ये सारी चीजें रिलेवेंट हो जाएगा। अभी आपको टॉपिक वाइज चीजें कवर करना है, जैसे उदासीनता वक्र क्या होता है। तो डेफिनेशन दे देने से काम नहीं चलता, है ना, डेफिनेशन देने से काम नहीं चलता। डेफिनेशन देने के बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, देखो ध्यान से, आपको दूसरा काम ये करना है, वैकल्पिक नाम लिखना है। बहुत सारे लोग नहीं लिखते हैं, आप भी नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये लिख देने से अच्छा हो जाता है, ये लिखने से थोड़ा अच्छा हो जाता है। क्लियर है। अगर यहीं पर मैं देखूं, वैकल्पिक नाम आप छोड़ सकते हैं, मतलब ये ऑप्शनल है, ये नहीं लिखेंगे तब भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है जी। लेकिन यहां से जरूरी बात क्या आ जाता है फिर, ये वाली बात भी बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते हैं तब भी नंबर नहीं कटेगा। ये है एमसीक्यूज के लिए, ये वाला स्पेशली एमसीक्यूज के लिए है। उसके बाद मान्यताएं जरूरी है। मान्यताएं हमने बोला हमेशा से 5 मान्यताएं लिखना जरूरी, 5 से ज्यादा मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ज्यादा लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 से कम मत लिखना। यहां पर हमने सारी मान्यताएं 1 बाय 1 जैसे टू दी पॉइंट करके दिया ना, एक लाइन में एक एजम्पशंस आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा करके लिख रहे हैं, नहीं, वैसा नहीं चाहिए। एजम्पशंस, एजम्पशंस होता है एक लाइन में एक बात। इसके बाद डेफिनेशन देने के बाद मान्यताएं आपने दे दिया, मान लो। अब टेबल एंड डायग्राम दोनों दे देंगे। टेबल के जस्ट बगल में डायग्राम बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, टेबल के नीचे डायग्राम दे दो। बहुत सारे बच्चे जबरदस्ती बनाने की कोशिश करते हैं, डायग्राम छोटा बन जाता है, नहीं करना है ऐसा। टेबल बनाइए बहुत साफ सुथरा, टेबल के जस्ट नीचे आप डायग्राम दे सकते हैं। हमारे पास यहां पर स्पेस था इसलिए हमने काम कर लिया है। नेक्स्ट आप देखोगे, टेबल डायग्राम देने के बाद आपकी कहानी हो जाती खत्म। फिर मैं अगली क्लास के साथ ही आपको विशेषताएं वगैरह करवाऊंगा, तो ये वाली चीजें हैं। अब आपके एमसीक्यूज कैसे आते हैं। एमसीक्यूज में सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, मान लो कि उदासीनता वक्र का प्रत्येक बिंदु खाली स्थान को दर्शाते हैं। ईच पॉइंट ऑन एन इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स। एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर में देखा आपने काफी सारे कॉम्बिनेशन हैं ए बी सी डी करके, तो वो किस तरह के चीजों को स्पष्ट कर रहा है या दिखा रहा है, बताइए जरा। और प्लीज आप लोगों से बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भागम भाग में मत पढ़िए। हो सकता है कि आप अभी बहुत तेजी से पढ़ रहे होंगे, आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होगी, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप यहां पर क्लास के अकॉर्डिंग चलिए। बहुत सारे बच्चे नेक्स्ट में क्या होगा उसकी फिक्र पहले करने लगते हैं। उदासीनता चैट करते रहो आपस में, पूरे साल भर चैट करना दे दनादन। उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु, इंडिफरेंस कर्व ये है, इस पर चाहे जितने भी पॉइंट यहां पर हों, यहां हैं, यहां हैं तो सब एक ही लाइन में ना, तो इसलिए सभी जो वो अगर एक ही लाइन में हैं और सब जो वो यहां पर पॉइंटर्स हैं अगर, तो इन पॉइंट्स पर कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्या मिलता है, सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन या फिर इक्वल सेटिस्फेक्शन, ठीक है जी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इसके जो है नेक्स्ट क्लास में ही होगा, और साथ साथ में जो है बजट लाइन वगैरह पर डिस्कशन करने होंगे। तो ये रहा आज का लीडर बोर्ड, और क्लास यहीं पर आपके जो है रहेंगे, और अगली क्लास में आपके एमआरएस पर डिस्कशन करना पड़ेगा हमें, ठीक है जी। पहले एमआरएस पर डिस्कशन करेंगे, फिर बजट लाइन वगैरह चर्चा अगली क्लास में होगी।
और थैंक यू सो मच। जितने भी बच्चे डाउट्स पूछते हैं पूछिए, हमें अच्छा लगता है, लेकिन आप डाउट्स ऐसे पूछिए ताकि उसका वेट भी करिए। डाउट्स लिख हैं एक सेकंड थोड़ा, शायद लगे मैं आपके सारे सारे डाउट्स कवर करने की कोशिश करता हूँ। हमें भागना नहीं, हमें तैयारी करना है, बात समझिए। अभी तक आप लोगों में ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ है, शायद लगेगा थोड़ा सा और वक्त, बट सीख जाओगे। आई होप कि अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो पूरी ऊर्जा और पूरी ताकत लगा करके मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।